वैसे तो कलवा का नाम कालिदास था, लेकिन जैसे राही मासूम रजा द्वारा रचित नीम का पेड़ में बुधई राम को बुधिया बुलाते थे, वैसे ही कालिदास को सब कलवा कहकर बुलाते थे। वह कोई धनी तो नहीं था जो उसे आदर के साथ कालिदास पुकारते। कलवा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरीबी और बीमारी ने उनकी एक न चलने दी। कलवा भी अब अपने माता पिता के साथ खेतों में मजदूरी करने लगा। कलवा हर काम को मेहनत और लगन से करता था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन उसके भी दिन बहुरेंगे और सभी दुख दूर हो जाएंगे। समय बीतता चला गया। अब कलवा की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम रन्नो था, लेकिन उसे सब रनिया बुलाते थे। पति पत्नी दोनों सुबह से शाम तक और कभी कभी तो देर रात तक मजदूरी करते थे। बूढ़े माता पिता की सेवा और दिन भर कड़ी मेहनत उनकी दिनचर्या थी। इतनी मेहनत के बाद भी मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ जाता था। समय निरंतर अपनी गति से चलता रहा। कुछ समय पश्चात रनिया ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, जिसे परी नाम दिया गया। जब आसपास के लोग परी को पहिया बुलाने लगे तो रनिया चिल्ला कर कहती है कि मेरी बिटिया का नाम परी है और उसे परी कहकर ही बुलाओ। अब सारे लोग अपने दुखों को भूल कर बैठे और परी में ही उनकी दुनिया सिमट गई थी। कोई परी से कहता कि तू लक्ष्मी है, हमारी दरिद्रता को खत्म करने के लिए ही हमारे घर अवतरित हुई है। कोई उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर कहता यह तो माँ दुर्गा का अवतार है। आसपास के सब लोग भी परी से अपना स्नेह दिखाते और उसे खिलाते और उस थोड़े समय के लिए ही सही अपने सारे दुख भूल जाते। लेकिन सच तो यह है, बड़े कभी भी बच्चों को नहीं खिलाते, अपितु बच्चे बड़ों को खिलाते हैं। कहावत है कि सुख की आयु ज़्यादा नहीं होती। इस प्रकार धीरे धीरे दुख का अंधेरा गहराता गया। रनिया को कब तपेदिक की बीमारी हो गई पता ही न चला। इलाज तो तब हो जब हाथ में पैसे हो। जी तोड़ मेहनत करके भी मुश्किल से 2 जून की रोटी ही मिल पाती थी। इलाज तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन कलवा ने हिम्मत कर अपने माता पिता और पत्नी से कहा कि वह किसी शहर जाकर नौकरी करेगा। अपने गांव के भी तो कई लोग हैं, कहीं न कहीं काम दिला ही देंगे। लाचारों के पास और कुछ चारा न था और अनमने मन से सबने हाँ दी। कलवा की मेहनत से सब वाकिफ थे, अतः कुछ समय बाद उसे कभी न रुकने वाले शहर मुंबई में मजदूरी मिल गई। लेकिन यह भी स्थायी न थी। लेकिन इतना जरूर था कि ठेकेदार का कमीशन निकाल अब इतनी मजदूरी मिल जाती थी कि घर का अच्छे से न सही लेकिन ठीक ठाक गुजारा होने लगा। रनिया की तबीयत स्थिर थी। परी अब 2 साल की हो गई थी। एक दिन सहसा परी की तबीयत खराब हो गई। रनिया तुरंत उसे गांव के हकीम के पास लेकर पहुंची। हकीम ने नाड़ी देखकर कुछ जड़ी बूटी दी और कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन 1 सप्ताह बाद भी लाभ न होने पर रनिया ने कस्बे के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने लक्षणों के आधार पर कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा और रिपोर्ट आने तक इंतजार करने को कहा। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि परी के पिता को जितनी जल्दी हो सके यहाँ बुला लो। कलवा बदहवास भागा भागा घर आया। पता चला कि परी के दिल में छोटा सा छेद है। सही समय पर इलाज न मिला तो बचना मुश्किल होगा। उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। आनन फानन में वह रनिया के साथ परी को शहर ले आया इलाज के लिए। अब पति पत्नी दोनों मजदूरी करने लगे। रनिया घरों में और कलवा बाहर। अब रनिया को अपनी चिंता न थी, उनको तो अपनी लाडली की चिंता थी। काम की अधिकता और उचित खान पान न होने और परी की चिंता ने रनिया को और बीमार कर दिया और एक दिन इसी चिंता ने उसकी चिता बना दी। कलवा बदहवास था, शुद्ध बुद्ध खो चुका था। परी की देखभाल साथी मजदूर कर रहे थे। वह कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाया। कहते हैं मुसीबतें थोक के भाव और सुख फूट कर आता है। एक शहर ही नहीं, एक देश ही नहीं, वरन पूरी दुनिया अदृश्य विषाणु संक्रामक महामारी की चपेट में आ चुकी थी। सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। कोई कहीं आ जा नहीं सकता था। आवश्यक लोगों और वस्तुओं को छोड़कर सब कुछ बंद था। कुछ दिन तो इस आस में कट गए कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा न था। महामारी अमर बेल की तरह फैलती ही जा रही थी। जो उसके रास्ते में आता उससे लिपट ही जाती थी। लोग घरों में रहने को विवश हो गए। लोग और सरकारें इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार न थे। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। व्यवसाय बंद होने लगे, लाखों लोग मारे गए।
करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। एक अति सूक्ष्म विषाणु ने शक्तिशाली देशों तक को पंगु कर दिया। लोग जो गांव छोड़कर शहर पैसे कमाने बचाने के लिए गए, उनके पास 2-3 महीने के गुजारे जितना न था। कलवा सोच रहा था, तो फिर शहर क्यों, गांव क्यों नहीं। लोग अब गांव लौटने को बेताब थे। उल्टी गंगा बहने लगी। कलवा भी परी को लेकर अपनी मजदूर टोली के साथ 2000 किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। सब ऐसे चले जा रहे थे जैसे मंजिल नज़दीक ही हो, लेकिन ये सफ़र आसान न थे। इसमें दोपहर की तेज धूप थी, भूख थी, प्यास थी, थकान थी, पर हौसला कम न था। सबसे बुरा हाल तो महिलाओं और बच्चों का था। 3-4 दिनों में बचाया हुआ खाना पीना खत्म हो चुका था। अब तो चलते चलते कभी कभी रास्ते में कुछ लोग खाने पीने को दे देते, उन पर ही निर्भर थे। अब परी की तबीयत बिगड़ने लगी। कलवा उसे झूठा ठंडक देता कि अब गाँव आने वाला है। एक दिन परी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। कलवा सड़क से निकलने वाले दुक्का वाहनों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन जैसे संवेदना शून्य हो चुकी थी। मदद ना मिली। कलवा परी को गोद में उठाए हुए एक अस्पताल तक पहुंचा। तब तक परी अपने परिलोक में पहुंच चुकी थी। अस्पताल की दीवार पर लिखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्द निरर्थक हो चुके थे। कलवा किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह अब भी परी को गले से लगाए इधर उधर घूम रहा था। चेतना मन पर हावी होने लगी थी। अंततः कलवा ने एक तालाब किनारे परी को अंतिम विदाई दी और उसकी समाधि पर फपक कर रो पड़ा। उसके होठ खामोश थे, लेकिन हृदय उच्छलित था और चीख कर अपना कसूर पूछ रहा था। ओह ईश्वर, क्या रनिया और परी समाज दुनिया के लिए इतने घातक थे कि तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। निर्भया के गुनहगारों को 7 साल और 3 जीवन दान। क्या रनिया और परी एक जीवन दान की हकदार न थी? ईश्वर, इतनी ऊंच नीच क्यों? गरीबों को इतना गरीब तो न बनाते। क्या कसूर था मेरा? मैं तो अपना जीवन मेहनत मजदूरी से जी रहा था। भ्रष्ट और अपराधियों को इतने मौके क्यों? सीधे साधे और गरीब लोगों को हर जगह दुत्कार क्यों? कलवा निढाल होकर पड़ा रहा। जब शरीर में चेतना आई, लेकिन मस्तिष्क अर्ध चेतन ही था। वह उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों पर कोई नियंत्रण न था, बस चले ही जा रहा था। शायद यह उसके जीवन का पहला क्षण था जब वह चेतन होते हुए भी कुछ सोच न रहा था। अचानक वह एक तेज ट्रक की चपेट में गया। अब वह सब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका था। जिंदा रहने पर कभी एयर कंडीशन और अस्पताल का मुंह भी न देखने वाला कलवा का शरीर अस्पताल में अपने मरने का कारण जानने के लिए एयर कंडीशन से पोस्टमार्टम रूप में पड़ा हुआ था। कलवा के बूढ़े माँ बाप को सब खबरें मिल गई थी। सरकारी अमला भी पहुंच चुका था, जिनमें अब जीने की इच्छा न थी। उनकी वृद्धावस्था पेंशन के लिए कई बार आवेदन पत्र फाड़ने वाला बाबू उनके अंगूठे के निशान लेने के लिए बिलबिला रहा था। टूटे फूटे घर को कब्जाने वाले दबंग सरकार से पक्का मकान दिलाने का भरोसा दिला रहे थे, और कलवा के बूढ़े माँ बाप अपनी टपकने वाली झोपड़ी के कोने में बैठे अपने अब तक के जीवन का लेखा जोखा सोच रहे थे और अपना कसूर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।